नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर। और आज न्यूज काउंटर में लखनऊ अग्निकांड में 15 जिंदगियां सिस्टम की लापरवाही से कैसे भेंट चढ़ गई। कई सपनों ने साकार होने से पहले ही दम तोड़ दिया और कई परिवारों को ऐसा दर्द मिला जो उनके दिल और दिमाग से कभी नहीं मिटेगा। कुछ ऐसे ही परिवारों का दर्द आपको सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे उन 10 कहानियों के बारे में, 10 चीजों के बारे में जो शायद आज की तारीख में उस बिल्डिंग में एग्जिस्ट कर रही होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। अंदर कम से कम 4 से 5 लोग हैं, उससे ज्यादा भी है और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। ध्यान दे दिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। क्यों बच्चे नहीं थे, वो सब सपने तो जाने, हर बच्चा दूर से आया था भैया। आपने लोगों का दर्द सुना। ये वही लोग हैं जिन्होंने लखनऊ अग्निकांड में अपनों को खोया है या हादसे के वक्त उस बिल्डिंग में ये तमाम लोग मौजूद थे। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी दुनिया लुट गई, कैसे इन्होंने अपनों को खो दिया है। न्यूज काउंटर में आज हम सिस्टम की कली खोलेंगे और इस अग्निकांड में जुड़ी हुई एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप ये जानिए यह अग्निकांड क्यों हुआ, क्या होता तो यह अग्निकांड नहीं होता, और कैसे अगर आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको क्या समझाकर भेजा जाए, कैसी आपात स्थिति में वो कैसे बच पाएगा। तो कुछ जानकारियां और लखनऊ अग्निकांड की कुछ कहानियां आपके सामने मैं कुछ ग्राफिक्स एंड डिटेल्स लेकर आ रहा हूं। क्या है वो, जरा ये जानिए, और क्या क्या लूपहोल्स हैं उस बिल्डिंग में उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसमें 20 किलोवाट का सरकार से कनेक्शन लिया गया बिजली विभाग से। यह कहा गया कि हमारे यहां लोड सिर्फ 20 वाट का है और वायरिंग जो कराई गई वो 10 किलोवाट के लोड के हिसाब से करवाई गई। मतलब समझ रहे हैं, डबल कनेक्शन या डबल प्रेशर उस पर था। और जो बिजली यूज की जा रही थी वो 34 किलोवाट बिजली की खपत हो रही थी। 20 किलोवाट का कनेक्शन, 10 किलोवाट का तार और बिजली की खपत 34 किलोवाट की। बिजली की डिमांड लगातार बढ़ने से लोड भी बढ़ रहा था। बिजली विभाग ने मामले में खुलेआम अनदेखी की, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। अब देखिए, जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस बिल्डिंग का हर फ्लोर हम डिकोड करने जा रहे हैं। आखिर कैसी थी बिल्डिंग, किस परिस्थिति में आग लगती है और आग लगने के बाद क्या कुछ होता है, जरा वो समझिए। सबसे पहले ये जो बिल्डिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसके सबसे नीचे बेसमेंट है जिसमें गोदाम था। उसके बाद ताला लगा हुआ था। फिर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक और शोरूम था। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जहां यह आग लगी है वहां हेक्सर स्टूडियो कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। यहीं पर आग लगती है और किसी को बचने तक का मौका नहीं मिलता। यहां की पेट शॉप में जो पेट्स मौजूद होते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी, भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में ये सबसे पहले हम आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कम से कम यहाँ पर 10 एसी के आउटर यूनिट लगे हुए हैं, जहाँ से सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और आग की शुरुआत हुई। और उसके बाद अगर आप आगे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। बाइक जली हुई है, उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी स्कूटर्स होते हैं वो यहाँ पर जले हुए आपको दिखाई देंगे। जो आउटर यूनिट एसी की होती है वो यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं। और कितनी भयावह यह आग थी उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लखनऊ के अलीगंज में जिस एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जिसे हेक्सर स्टूडियो के नाम से जाना जाता था, वहां काम क्या होता है जरा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए 3D गेमिंग और स्टूडियो और कोर्स इसका चलाया जाता था।
उस स्टूडियो में कुल उस वक्त 30 लोग मौजूद थे, जहां पर 3D गेम डेवलपर और आर्टिस्ट भी शामिल हैं। डिजिटल एनिमेशन तैयार किए जाते थे यहां पर और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कराए जाते थे। और ये उसका एक AI इमेज हमने बनाया ताकि आप समझिए कि उसके अंदर बैठने का इंतजाम कैसा था। इस दौरान आग लगती है और ये तमाम जो सीट पर बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं आपको, इन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। कोई दम घुटने की वजह से मर गया और कोई जलकर मर गया। अब लखनऊ का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उन अधूरे सपनों की कहानी बन गया जिन्हें आग की लपटों ने हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है नीलेश और अनामिका की। नीलेश और अनामिका एक साथ एक कोचिंग सेंटर में काम किया करते थे। दोनों काम करने के दौरान दोनों में प्यार हुआ और ये प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन शादी की तैयारी शुरू होती उससे पहले ही अनामिका के माता पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। शादी को लेकर शुरुआती रस्में भी निभाई गई। शादी का वक्त तय होने वाला था, लेकिन उससे पहले अग्निकांड हो गया और दोनों की मौत जलकर एक साथ हो गई। आप लोग तैयारी कर रहे थे शादी की, नीलेश लड़की, कुछ लड़की से भी शादी हो रही थी। हमको 10 साल हो गया रिटायर हुए। 17 में रिटायर हो गए हम। अब कुछ नहीं हमारे पास, बात कहने कुछ नहीं, क्या कहें। नीलेश की शादी भी तय हो गई थी? जी, शादी तय हो गई थी। लड़की भी साथ में थी जिससे शादी होने वाली थी, काम कर रही थी वो भी? हाँ, वो ऑफिस में काम करती थी साथ में। कल भी दोनों साथ थे, फिर यह हादसा हो गया। साथ में थे। अब आपको एक लिस्ट दिखाते हैं जिसमें लखनऊ के अग्निकांड में मारे गए लोगों के एक एक नाम है। इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने लखनऊ के कोचिंग सेंटर में अपनी जान गंवाई है और इसमें दिल्ली की रहने वाली लवप्रीत भी शामिल है। लेकिन वो खुशकिस्मत थी, वो भी उस इमारत में मौजूद थी। हादसे में वो घायल हुई, जान बच गई। उनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से क्या कुछ कहा है, उनकी आंखों देखी इस अग्निकांड को जानिए और उनका बयान सुनाते हैं आपको। आग लग गई थी नीचे पेट शॉप पे, तो वो ऊपर तक आ गई थी ऑफिस तक हमारे, और धुआं ज़्यादा फैल चुका था तो हम सीढ़ियों से भी नहीं निकल पा रहे थे। तो बस वही चीज़ ज़्यादा बढ़ गई हमारे पास। हमने खिड़की से निकलने की कोशिश की और हम कुछ लोग ही निकल पाए क्योंकि आग ज़्यादा फैल गई थी, तो बाकी लोगों के लिए खिड़की से निकलना भी मुश्किल हो गया। लिफ्ट थी या सिर्फ जीना था? सिर्फ सीढ़ियाँ थी और लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं था। सिर्फ सीढ़ियां थी। कुछ लोगों की जान खिड़की से कूदने की वजह से बच गई, लेकिन बाकी लोग मारे गए। ये वो चश्मदीद हैं, ये वो पीड़ित हैं जिनकी जान इस आग में बन गई है। अब वो जाने क्यों नहीं बच पाई, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कुछ ग्राफिक्स, कुछ डिटेल्स। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां और लिफ्ट नहीं थी, सिंगल एंट्री और एग्जिट। बिल्डिंग में वेंटिलेशन सिस्टम, इतनी बड़ी बिल्डिंग, सोचिए करोड़ों रुपए साल का आप कमा रहे हैं और एक वेंटिलेशन सिस्टम भी नहीं। छत पर जाने वाले दरवाजे को सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपने लॉक कर दिया और यह भी नहीं सोचा कि इमरजेंसी होगी तो क्या होगा। बिल्डिंग में फाइबर और ग्लास पैनल से पूरी बिल्डिंग बाहर से कवर की गई थी। साथ साथ बिल्डिंग के पूरे हिस्से में फॉल्स सीलिंग लगाई गई थी जो आग बहुत तेजी के साथ पकड़ता है। दीवारों में PVC पैनल और वॉलपेपर्स लगाए गए थे। यह वो कारण है, समझिए, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली है। अगर ऊपर फॉल्स सीलिंग नहीं होती, अगर छत होती तो शायद थोड़ा वक्त लगता, थोड़ा वक्त मिल जाता अंदर लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेकोरेशन के लिए, सुंदर अंदर इंटीरियर दिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया और ये लोगों की जान के दुश्मन बन गए। 2 बजे के करीब की घटना है, जो मिडिल वाले फ्लोर पे स्पार्किंग से आग लग गई। पहले तो शुरुआती था तो हल्का फुल्का था, कुछ बच्चे जो बीच के 3 फ्लोर वाले हैं वो सारे उतर गए। ऊपर में सीढ़ी नहीं है तो सारे फंस गए, और जितने फंसे उसमें से 5 निकल पाए। उसमें अंदर बायोमेट्रिक लगा हुआ था, जहाँ बच्चे थे, सफाई वाली थी यहाँ पर, वो चिल्लाई लेकिन तो अंदर आवाज़ नहीं गई।
अच्छा। जहाँ पर बच्चे थे, तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसी आग लगी हुई है। अच्छा। उनको नहीं पता चला, और अंदर बायोमेट्रिक था लगा हुआ था, तो बच्चे जब दहशत में भगे तो उनके दिमाग में नहीं है कि बायोमेट्रिक लगाना है कि नहीं लगाना है, तो कोई निकल नहीं पाए। दूसरी चीज़, शीशा लगा हुआ था, शीशा नीचे से भी लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ईंटें फेंक कर, लेकिन शीशा टूट नहीं रहा था। पीड़ित और चश्मदीद ये बता रहे हैं कि क्या होता तो क्या नहीं होता, क्या आंखों देखी। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साजिद ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए कि अगर ये 10 इंतजाम इस बिल्डिंग में किए गए होते तो शायद ये 15 लोग जो मारे गए हैं बेकसूर और जिंदगी के उस पड़ाव में जहां बहुत सारे सपने थे, तो शायद ये लोग मारे नहीं गए होते। जलती हुई बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके बाद क्या 10 लूपहोल्स हैं वो समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जरा फ्रेम जूम करें। फायर सेफ्टी सिस्टम इस बिल्डिंग में बिल्कुल भी नहीं था, जीरो। 3-3, 4-4, 5-5 फ्लोर बेसमेंट के साथ जीरो फायर सिस्टम। बायोमेट्रिक लगवाया गया, लेकिन उसका इमरजेंसी रास्ता नहीं बताया गया कि अगर लॉक हो जाएगा आप बचेंगे कैसे, और लोग अंदर तड़प तड़प के भुन गए जिंदा। ये इंतजाम है। तीसरी बात, बिजली का ओवरलोड, जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाया कि 20 किलोवाट की बिजली खरीदी आपने, उसका कनेक्शन लिया, 10 किलोवाट के लोड वाला तार लगाया और 34 किलोवाट बिजली आप यूज करते। बिजली का ओवरलोड होना जिसकी वजह से ब्लास्ट और आग का फैलना बताया जा रहा है। चौथा, निकासी का अलग रास्ता नहीं था, सिर्फ एंट्री, सिंगल एग्जिट। आपने अगर इमरजेंसी एग्जिट बनाया होता तो शायद लोग बच जाते, बिल्डिंग जल जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर जल जाता, लेकिन लोग बच जाते। पांचवा पॉइंट, बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं। सोचिए, आपने 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट जमीन में ये 15,000 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कराया, लेकिन किसी फ्लोर पर जीरो वेंटिलेशन सिस्टम। ना धुआं निकल सकता है, ना आग से बच सकते हैं, ना लोग उसके जरिए बाहर आ सकते हैं। और छठा, छत का दरवाजा अगर खुला होता तो शायद लोग छत पर चले जाते तो जान बच जाती। वो दरवाजे में सिक्योरिटी रीजन की वजह से लॉक था और लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। सातवां, इमारत में ज्वलनशील मटेरियल का होना, जैसे फॉल सीलिंग का होना, पीवीसी पैनल का होना, और इनमें बहुत तेजी के साथ आग लगी है। आठवां, गलत बिल्डिंग का डिजाइन, यानी एंट्री एग्जिट। अगर आप कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको एंट्री एग्जिट और इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना होगा, लेकिन कोई तैयारी नहीं। नौवीं बात जो है कि वो इमरजेंसी ड्रिल और ट्रेनिंग, बिल्डिंग वालों को, बिल्डिंग में रहने वालों को, वहां पढ़ने वाले बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो आपको क्या करना होगा, लेकिन इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। और फायर सेफ्टी ऑडिट, यानी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट, इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज जहां पर चल रही है वहां पर कोई ऑडिट नहीं किया गया, कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया। अगर यह जिम्मेदारी निभाई गई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता, और अगर हादसा होता भी तो कम से कम इतनी जाने तो बिल्कुल भी नहीं जाती। अब लखनऊ अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 15 लोगों की मौत से पूरा देश सदमे में है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की टीमें आज घटना स्थल पर पहुंची। एसआईटी ने आग लगने वाली जगह का मुआयना किया और जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम मौके पर घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे और हर पहलू की बारीकी से जांच की है। एसआईटी ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वालों में बाराबंकी के मोहम्मद अम्मार भी शामिल थे। 23 साल के अम्मार लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उनके दोस्त और पड़ोसी ने टीवी 9 से क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो सुनाते हैं। सिर्फ हम लोगों की माँ ही अलग थी, बस स्वभाव उसका बहुत अच्छा था। सगे भाई के तरीके हम उसको मानते थे और वो हमको मानता था। तो क्या ही कहूँ उसके बारे में। सबसे बड़ा बेटा, उनके परिवारजनों को सब्र दे, हिम्मत से काम ले। जो लोग भी इसमें मारे गए हैं उनको भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। अब जिन लोगों के अपने चले गए वो दर्द से करा रहे हैं, जो चश्मदीद हैं वो इस मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं। एक रील दिखाते हैं आपको। अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। जो फंसे थे वो बच गए, और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूँ। वही 1.5 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा, बच्चे नहीं थे,
फुर्सत अपने को जाने, दूर से कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। आपके आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, किनको आपने खोया? तो आंसू तो जब उसकी याद आएगी तभी आएंगे, क्या बात है। केजी में हम लोग ट्रामा में इमरजेंसी में आते हैं तो पता चलता है हमारे दोस्त का भी नाम है अब्दुल रहमान। हम लोग देखते हैं हमारे दोस्त की जो है वो डेथ हो गई है। दोस्त से वो तो वापस आएगा नहीं। मुआवजा का हमें यही है कि थोड़ा सा उसके लिए मुआवजा उसके घर वालों को मिल सके तो मिल जाए। ये रोना बिलगना और ये कहानियां सचमुच लखनऊ अग्निकांड के परिवारों का जो दर्द है वो कलेजे को फाड़ देता है। और आप बात करने जा रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी जांच की। राम मंदिर में एसआईटी रिपोर्ट आज सरकार को सौंप दी गई है और यह कहा जा रहा है कि एसआईटी को थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। अब राम मंदिर की जांच को लेकर इस एसआईटी रिपोर्ट का पूरे देश को इंतजार था। वो आखिरकार आज एसीएस होम संजय प्रसाद को विजय विश्वास पंत ने सौंप दिया। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 6 दिन की जांच और गहन कड़ियों को जोड़ने के बाद एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस रिपोर्ट में कई रसूखदार चेहरों और आंतरिक व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में चूक, वित्तीय प्रबंधन, अंदरूनी साजिश, हर पहलू पर जांच की गई। एसआईटी ने डिजिटल साक्ष्यों और बयान और खुफिया दस्तावेजों का एक ऐसा जाल बुना जिसमें बचना नामुमकिन है। आशंका जताई जा रही है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ बेहद कड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। अब चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ अहम है यह जान लीजिए और कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सूत्रों के मुताबिक गिनती करने वाले कर्मचारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच संबंधों की जांच की गई है। रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। साथ साथ मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ट्रस्टियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। विस्तृत जांच के लिए एसआईटी ने और ज्यादा समय और सहयोगी अधिकारियों की मांग की है। रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावा चोरी में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। एसआईटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और अब यह कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सरकार तय करने जा रही है। अब चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मनवानी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और यकीन मानिए इस दावे को सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। राजू मनवानी के मुताबिक 26 जनवरी 2021 को उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की चांदी, 200 किलो चांदी, सोच लीजिए, एक साथ एक मुश्त इस मंदिर में जाकर ट्रस्टियों को दान में दिया था। इस दान में 1-1 किलो वजन के कुल 200 चांदी की ईंटें शामिल थी। उनका दावा किया गया है कि दान दिए जाने के बाद उन्हें आज की तारीख तक 5 साल बीत गया, कोई आधिकारिक रसीद नहीं, कोई रिसीविंग नहीं और यह भी जानकारी नहीं दी गई कि उनके ओर से दान की गई चांदी का उपयोग किस उद्देश्य से कहां पर किया गया और उन्हें कोई कंफर्मेशन तो दिया जाए। अब जब मामला खुला है तो राजू जैसे लोग सामने आ रहे हैं। वो सारी 200 किलो की चांदी की ईंटें हम लोगों ने 5-10 बॉक्सों में भर करके और वहां पे राम मंदिर के परिसर में ही श्री चंपत राय जी को हैंडओवर की। दान देने के बाद कभी भी कोई आदमी जाता नहीं कि मैंने बॉक्स में क्या डाला और कहां गया वो, लेकिन ये राम मंदिर में यूज होना था। तो राम मंदिर के नाम पे, जो कि 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बन रहा था, तो हम लोगों ने तो उस श्रद्धा से दिया, लेकिन और हमने कभी पूछा भी नहीं। 2-3 बार हम लोगों ने जरूर रसीद के लिए फोन किए और ये पूछा गया कि कहाँ पे आपने यूज किया है। ये कहा गया था कि हम पहले इसकी चेकिंग करेंगे, चांदी की क्वालिटी क्या है, और उसके बाद उसकी रसीद और कहाँ यूज करेंगे वो हम बता देंगे, लेकिन कभी बताया नहीं गया। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि क्या वो 200 किलो चांदी मंदिर में कहीं लगी है कि नहीं लगी है, और क्या उसकी रसीद अब भी हमें मिल सकती है। लेकिन हमारे पास पूरी रसीदें हैं, पूरी 200 जहां से हमने ली, जहां भेजी, किसके सामने दी, उसके वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ हमारे पास है अभी तक। अगर एसआईटी चाहेंगे तो हम उन्हें देना चाहेंगे।
अयोध्या की कहानी और आरोप बताते हैं कि गिलास में भांग नहीं, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं देश में लगातार बढ़ते गैंगस्टर्स के खौफ की और लॉरेंस गैंग का आतंक। पुणे में फायरिंग से दहशत, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और आईटी हब कहे जाने वाला पुणे इस वक्त खौफ के साए में जी रहा है। कानून व्यवस्था को ठेका दिखाते हुए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शार्प शूटर एक नामी व्यापारी को और उसकी इमारत को निशाना बनाते हुए फायरिंग करता है, वीडियो बनवाता है, वीडियो पोस्ट करता है। आधी रात को हुए इस जानलेवा हमले और गोलियों की तड़तड़ाहट से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा इलाका सिहर उठा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कुछ समय पहले तक लॉरेंस गैंग सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित था, अब वो महाराष्ट्र के कोने कोने में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। सिंडिकेट का दायरा बढ़ रहा है और ये साफ इशारा करता है कि गैंगस्टर के हौसले 7वें आसमान पर है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से इस पूरे मामले में गैंगस्टर्स के गुर्गे आते हैं, फायरिंग करते हैं, वीडियो बनवाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और ये बताते हैं कि पहली गोली बिल्डिंग पर और दूसरी गोली सीने और सिर पर मारेंगे। रोज की तरह यहां पर जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन आधी रात को अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाजें सुनाई दी हैं। लॉरेंस गैंग के शूटर ने कंपनी की बिल्डिंग को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं। शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया तो आराम से मौके से फरार भी हो गया। इस हमले के पीछे रंगदारी की मांग या फिर दहशत फैलाकर मोटी रकम वसूलने की साजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब इस सनसनीखेज वारदात ने सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिया है कि आखिरकार जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है वो अपने हाथ पांव कैसे पसार रहा है और उसका इलाज क्यों संभव नहीं है, कौन बचा रहा है उसको, ये सबसे गंभीर सवाल है। बड़ी बात यह है कि इस वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। क्या क्या कहा गया है वो जरा जान लीजिए। देखिए, आरजू बिश्नोई शुभम लोनकर के आईडी से यह पोस्ट लिखा गया और उसमें लिखा गया है, जय सीताराम जी सभी भाइयों को। आज जो पुणे में हवाला कारोबारी पर हमने फायरिंग की है, इसकी जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और टाइसन बिश्नोई लेते हैं। इसको हमने कॉल पर कॉल लगाए, लेकिन इसने हमारी कॉल को मजाक समझा, इसलिए कंपनी पर गोली चला रहे हैं कि मजाक में मत लो, अगली बार गोली सिर में मारकर मिट्टी में मिला देंगे, हमारी कॉल को इग्नोर मत करो। अब की बार गोली दीवार में लगी है, अब छाती पर चलेगी, तैयारी कर लो। ये हौसले हैं और ये इस तरह की चीजें महाराष्ट्र के पुणे शहर में देखने को मिल रही है। कुछ डिटेल्स और हैं, जरा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस पूरी वारदात ने अपने पीछे कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या रंगदारी ना देने की कीमत जान देकर चुकानी होगी? लॉरेंस गैंग का शूटर पुणे तक पहुंच जाता है, हथियार जुटाता है और वारदात को अंजाम देता है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। क्या यह सुरक्षा तंत्र की बहुत बड़ी नाकामी है? यह सबसे माकूल सवाल है। न्यूज काउंटर में बात बिहार की। लालू के लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार उनके घर में चोरी हो गई है। 20 लाख नकदी, जेवर, गहने, सब कुछ चला गया है। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग और सियासी ड्रामों के लिए मशहूर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर में सेंधमारी हो गई है। पटना का 42 हॉर्डिंग रोड, ये तेज प्रताप यादव का सरकारी आवास है। तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल पर चोरी का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने पटना के सचिवालय थाने में मोतीलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक तेज प्रताप ने जिस मोतीलाल राय को अपना साया, सबसे करीबी राजदार और निजी सहायक बनाया, उसी ने पीठ में खंजर घोंप दिया। तेज प्रताप यादव को चोरी का पता तब लगा जब उन्होंने अपने कमरे की अलमारी की जांच की। अलमारी में रखा 20 लाख रुपए और कीमती सामान गायब था। शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अब पुलिस के सामने तेज प्रताप ने पूरी वारदात का ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने वो बाउंड्री भी पुलिस को दिखाई जहां से मोतीलाल भागकर इन्हें चपत लगा गया।
इधर से ऐसे करके भागा, इधर इस पर से चढ़ते हुए उधर भागा। चोर को डर लगेगा, डर लगता तो चोरी नहीं करता। वही तो कह रहा है। इतना कुछ उसके लिए किए थे, मतलब इसी में उनका जो पिए था मोतीलाल तो तेज प्रताप यादव के घर पे चोरी के सामान के बारे में अब उसकी लिस्ट जान लीजिए, क्या क्या चोरी हो गया तेज प्रताप यादव के घर से। शिकायत में कहा गया है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, कि अलमारी से पार्टी फंड के करीब 20 लाख रुपए कैश, 2 तोले की एक चेन यानी 20 ग्राम की चेन, 1 सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव चोरी कर लिए गए हैं। इसके अलावा 2 हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक मैकबुक, लैपटॉप, एक लेनोवो का लैपटॉप और 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल फोन भी उनकी अलमारी से गायब है। अब हम आपको अभियुक्त मोतीलाल राय की फोटो भी दिखा रहे हैं, जिस पर चोरी का आरोप लगा है। ये एक वक्त में तेज प्रताप यादव के साए के तौर पर जाने जाते थे। कुछ भी काम करना हो तेज प्रताप यादव का तो मोतीलाल से मिल लीजिए, लेकिन वही मोतीलाल अब तेज प्रताप यादव को शपथ लगा गए। और अब बात राजस्थान की करने जा रहे हैं, जहां के स्वास्थ्य मंत्री जोधपुर, कोटा, बीकानेर के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत और गंभीर हालत के लिए उन्हीं पर दोष डाल रहे हैं। सुनिए और उसके बाद कुछ डिटेल्स। अब तक जितनी भी जांच हुई, हमने कोलकाता सैंपल भेजे, दिल्ली भेजे, कोटा में भी जांच हुई, क्या निष्कर्ष निकला अब तक? क्यों हो रही है मौत? सब जांचें उसमें देखिए, हमने हमारे ड्रग वालों ने किया, सब जगह भेजी। एक ऑक्सीसोड जो ब्लीडिंग को रोकती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट ड्रग है, ब्लीडिंग होती है मतलब सिजेरियन में, और 50% लेडीज आज की युवा पीढ़ी सब सिजेरियन चाहती हैं, दे डोंट वांट द पेन, है ना। सही कहा मंत्री जी, जिनकी मौत हुई है ये उनकी गलती है, क्योंकि वो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने गए थे। मंत्री गजेंद्र सिंह ने ये बात क्यों कही और किस परिप्रेक्ष्य में कही, वो बताने जा रहे हैं आपको। पहले कोटा और इसके बाद फिर बीकानेर और अब जोधपुर के जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई और सबको एक ही प्रॉब्लम। अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड, जहां नई जिंदगी की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, वहां डिलीवरी के बाद मातम है, सन्नाटा है। अस्पताल में खामोशी छा गई है, क्योंकि जिला अस्पताल में आई 8 महिलाएं जो अपने बच्चों को यहां पर जन्म देने के लिए आई थी, ऑपरेशन के बाद एक एक करके बीमार पड़ने लगी। 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोचिए, वो मां जो नवजात बच्चे को जिंदगी देने आई थी, उसी की जिंदगी आज की तारीख में खतरे में है। और ऐसी एक महिला नहीं है, 8 आई, 8 की हालत ऐसी है। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, और जब सवाल मंत्री जी से किए गए तो वो गर्भवती महिलाओं को ही इसके लिए दोष दे रहे हैं। कह रहा है कि ये सब डेथ हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंककि महिलाएं सिजेरियन चाहती है, महिलाओं को दर्द सहन नहीं करती है, दर्द सहन करने की आदत नहीं है, और महिलाओं तो साहब ये तो खुद ही जिम्मेदार हैं, तो जो उनकी डेथ हुई वही जिम्मेदार है। तब आप समझ लीजिए कि महिलाएं जो न सरकार जिम्मेदार है, न सिस्टम जिम्मेदार है, न मंत्री जी, न अस्पताल जिम्मेदार, वो महिलाएं हैं जो इलाज कराने गई थी। अब राजस्थान के सरकारी अस्पताल कैसे इलाज के नाम पर मौत बांट रहे हैं वो समझिए। जोधपुर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हालात महिलाओं की बिगड़ने लगी। महिलाओं में कमजोरी, ब्लड प्रेशर की शिकायत, यूरिन में दिक्कत और किडनी के फेल होने की जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। 2 महिलाएं गंभीर हालत में आईसीयू में एडमिट कराई गई हैं, जिसे ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी और वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण के कारण महिलाओं की हालत ऐसी हुई है। ऑपरेशन थिएटर का इन्फेक्शन ऑडिट नहीं था, ऑपरेशन उपकरणों को स्टेरलाइज नहीं किया गया था, कोटा से सबक नहीं लिया गया। कोटा में नकली इंजेक्शन से 5 महिलाओं की मौत हुई थी। बीकानेर में सिस्टम फेल हुआ था, 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। लेकिन इन सब के बाद भी सिस्टम सो रहा है। इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा लग रहे थे। बाकी जो 6 मरीज हमारे पास हैं, हमने उनको हायर लेवल पे एज एहतियात के तौर पे हायर एंटीबायोटिक पे ले लिया, ताकि वो ज्यादा संक्रमण ना फैले। हमारे जो 2 पेशेंट हुए हैं, उनमें एक पेशेंट का अच्छा यूरिन आउटपुट है, 1500-2000 के बीच में, उससे अच्छा रह रहा है।
एक पेशेंट है जिसका कम रहा था, पर उसको डायलिसिस के बाद में कल उसका 250 आ गया था रात में ही। तो हमें उम्मीद है कि हल्की फुल्की जो भी इंसल्ट हुई है उसके बाद में वो किडनी वापस उसकी नॉर्मल आने की पूरी संभावना है। बात करने जाने कतर की, जहां के गैस प्लांट में विस्फोट हुआ और दुखद यह है कि 12 भारतीय जो उस प्लांट में काम कर रहे थे वो बेमौत मारे गए। बात गैस प्लांट पे हुए विस्फोट की करने जा रहे हैं। खाड़ी देश के इस सबसे बड़े औद्योगिक गढ़ में रविवार रात को भयानक धमाके की आवाज ने न सिर्फ कतर की धरती को हिलाया बल्कि भारत में भी कोहराम मचा दिया। कतर के ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने आधिकारिक रूप से इस भयंकर ब्लास्ट में 12 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की है। यह कोई साधारण हादसा नहीं, यह कयामत की वो खौफनाक रात थी जिसने पलक झपकते ही हंसते खेलते परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है। कतर का रास लाफान औद्योगिक शहर जो पूरी दुनिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा गढ़ था, जो रविवार रात एक ब्लास्ट से दहल गया।